हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अरोरा आईएएस चैनल पर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये यूनिट 6 में की पोर्शन है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आजकल के न्यूज़पेपर्स में भी बहुत भारी भारी न्यूज़ आते हैं, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बनता है इस साल या अगले साल के लिए। तो आप फॉलो भी कर सकते हैं हमें टेलीग्राम चैनल पर और वेबसाइट पे भी। तो आइए देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है, कहाँ से जेनेसिस हुई है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला ये है कि जेनेसिस कहाँ पे हुई। 1990s में एक बैंक ऑफ क्रेडिट और कॉमर्स इंटरनेशनल यूके में बंद हो गई थी, रूइन हो गई थी। जब शेयर होल्डर्स की बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान में आई तो कैडबरी कमेटी सेटअप हुई थी 1991 में इन सब स्कैम्स को एड्रेस करने के लिए, कि ताकि प्रॉब्लम कहाँ से आई है ये पता होने के लिए इन्होंने किया था। तब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। एक ये वर्ड का जेनेसिस यहाँ से शुरू हुई है। तो पहले जाने से पहले हम देख लेते हैं जेनेसिस के बाद कि स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैं बार बार यूज़ करती रहूँगी शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटीज़, बहुत सारे कमिटीज़ को। अब देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बीच वाला पोर्शन है, मेन पोर्शन है, मतलब जो जिनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज एक 100% में ज़्यादा 30, 40, 50, 60% ऑफ शेयर्स का वैल्यू, मतलब पार्टनरशिप का जितना वैल्यू ज़्यादा होता है ना, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन इलेक्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर्स जो खरीदते हैं वो करेक्ट इलेक्ट करते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे कमिटीज़ को अपॉइंट करती है, जैसे कि ऑडिट कमेटी, रिस्क कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स जैसे कमिटीज़ को एस्टैब्लिश करती है। इनके मेंबर्स भी यही डिसाइड करेगी। और आजकल क्या हो रहा है कि इनमें इतना ट्रांसपेरेंसी घट रहा है, इसकी वजह से इनके जो नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं, इनके जो फेवरेबल पोजीशन में पर्सन्स हैं, उनको ही ये पोजीशन दिया जाता है। इन ऐसी चीज़ों में क्या होगा पता है कि एक कंपनी जब इसका शेयर होल्डिंग मनी घट रही है, या फिर स्टॉक्स नीचे जा रहा है, या फिर कंपनी बैंकरप्सी कंडीशन में आ गई, तब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं बताएंगे और ये बाकी लोग भी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके आसपास वाले लोग ही हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जान पहचान वाले लोग हैं। और जब ये बैंकरप्सी के सिचुएशन होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन सब लोग ये फंड्स को डाइवर्ट करते हुए यहाँ से इंडिया से बाहर चले जाते हैं या फिर बैंक को ही हटा देते हैं। तो नुकसान किस लोगों को होगा? किन लोगों को? ये शेयर होल्डर्स को होगा। ये शेयर होल्डर्स कौन है? आप और हम जैसे आम आदमी लोग जो शेयर्स खरीदते हैं इन कंपनीज के थ्रू। तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे जाके देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ क्या है। ये सिस्टम्स ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस वेयर अ कंपनी को इंटरेस्ट को बैलेंस करना चाहिए। किस इंटरेस्ट को? किन इंटरेस्ट को? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंसर, इन सब के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए इनको आगे बढ़ना है। और इनको मैनेजमेंट को एम्पास करते हुए, एनकम्पास मतलब एकता से जोड़ते हुए, एक्शन प्लान्स को परफॉर्मेंस मेजर करते हुए, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर मेथड मतलब अब अगर आपकी स्टॉक्स नीचे गिर रही है तो आप बताओ, आप डिस्क्लोज करो शेयर होल्डर्स को कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमें कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। अभी इसको घटने से और ज़्यादा बढ़ने से बेहतर है कि आप अभी शेयर होल्डर्स को बता देंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बाहर ले लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और है अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब ऐसी सिचुएशन क्राइसिस आएगी, ट्रांसपेरेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, एथिक्स और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्यों बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस? क्योंकि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशली रेस्पॉन्सिबल क्यों है? एक कंपनी कैसे गवर्न करती है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रस्ट की तरह। जब स्टेक होल्डर्स ने पैसे भरा हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी का मैनेजमेंट का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उनको बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके ट्रस्ट को डेफिसिट में नहीं लेके आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आजकल ज़माने में क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो रिस्क मिटिगेशन और कंप्लायंस के लिए, और शेयर होल्डर के वैल्यू को एनहांस करने के लिए। इमेज जब बेटर हो जाएगी तभी कंपनी का वैल्यू और ब्रांड इमेज ज़्यादा बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में भी, मतलब जब रिसेशन हो जाएगी या फिर कुछ बैंकरप्सी आ जाएगी, कोई भी कंपनी आके उस कंपनी को खरीदेगी। वैसे बेटर इमेज के लिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना ही होगा।
दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मर्जर्स और एक्विजिशन में क्रूशियल पॉइंट है ये। एक कंपनी को आप जाके खरीदो कि अगर आपके फ्रेंड की कंपनी डूब रही है और आपका फ्रेंड के बारे में आपको पता है कि बहुत अच्छे से कंपनी को निभाता है, तो आप जाके खरीदेंगे क्योंकि आपको वो ट्रस्ट है। वो मर्जर्स के टाइम पे आपको यही ट्रस्ट और यही ब्रांड इमेज, यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर काम में आएगी। अब ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, बहुत सारे शेल कंपनीज बन रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जो फैक्ट्स दे रखी है, पर इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को ना हम जीएस में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ते हैं। जीएस में जब पढ़ते हो ना ये सारे फैक्ट्स को लिखना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट्स में कहाँ कहाँ कितना रैंकिंग पे इंडिया के कंपनीज, टॉप मोस्ट कंपनीज रैंक करती है, ऑर्डर क्या है, सब कुछ है। पर ये एथिकल सब्जेक्ट है, तो एथिकल एंगल में पढ़ेंगे तो कोई भी कंपनी कुछ रैंकिंग के थ्रू, जैसे कि फोर्ब्स लिस्ट निकालती है, बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू वो जज करती है कि कौन सा बेस्ट कंपनी है। और बेस्ट कंपनी डिसाइड करने में कैसे वैल्यूज़ को लेती है, एक ट्रस्टवर्दीनेस, सोशल कॉन्डक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस एज एन एम्प्लॉयर एंड एज अ प्रोडक्ट सर्विस मैनेजर। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को एथिकल वे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं कि OECD ने भी, OECD मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप पढ़ते ही होंगे करंट अफेयर्स के थ्रू, जो पेरिस में इसका बॉडी है। तो इनके थ्रू यही कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली ट्रीट करो सारे शेयर होल्डर्स को। अब स्टेक होल्डर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है, स्टेक होल्डर्स जब उनके हक से पूछेंगे कोई भी क्वेश्चंस और जब ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा तभी उनका स्टेक होल्डर्स का अच्छे से फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही होगा। डिस्क्लोजर्स बताओ, ट्रांसपेरेंसी बताओ, ट्रांसपेरेंसी से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाओ। तो ये एक चार्ट है, इसको फुल ऑन एक्सप्लेन कर देती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। वो कंपनी एक ट्रस्टी की तरह काम करती है, सबके कैपिटल को वो ओनर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रस्ट की तरह रखना चाहिए, उनको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए और उनकी पर्सनल इंटरेस्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और दूसरी बात ये है कि क्या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, ट्रूथफुल एंड रन इंटरनली, कम्युनिकेट वेल। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंपल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की वजह से डिस्क्लोजर ज़्यादा होगा और सारे के सारे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का राइट्स वायलेट नहीं होगा। इन स्पिरिट एंड लेटर मतलब जो आप एक साल के एनुअल रिपोर्ट में करते हो ना वो हमेशा हर वक्त आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिट एंड लेटर मतलब जो आपने बोल के रखा है जब आप किसी शेयर होल्डर को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो कि ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस प्रोस्पेक्ट में जो भी लिखा है लेटर एंड स्पिरिट यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने इन्फोसिस वाले कुछ एनुअल रिपोर्ट से ले रखी है। उनका जो इन्फोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के थ्रू इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, लीगल कंप्लाइंस भी करते हैं, टैक्स वोर सब कुछ भरते हैं टाइम पे और एक स्टेक होल्डर्स के थ्रू एक फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं। एक फेयरनेस एंड एक्सेलेंस है, फेयरनेस एंड एक्सेलेंस मतलब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप तभी बनेगी जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बाहर के जब लोग मीटिंग्स में प्रोसीड करते हैं उनको पता चल जाता है कि कंपनी में लूप होल कहाँ चल रही है और कितने लेवल तक बैंकरप्सी होने की चांस है, या फिर उनकी स्टेक होल्डर्स का और शेयर होल्डर्स का फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। इन सब की जानकारी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसी चीज़ को बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया था बहुत सारे कमिटीज़ के थ्रू, वो बाद में देखेंगे। अभी पहले इंपॉर्टेंस इन इंडिया में इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारा इनसाइडर ट्रेडिंग, ये ऑल इथिकल इश्यूज डायमेंशंस हैं। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, आपके जो रिलेटिव है
जो स्टॉक मार्केट में काम करता है या फिर कंपनी के अंदर है, उनको पता है कि कल स्टॉक गिरने वाली है, तो आपको पहले ही बता देंगे, तो आप शेयर होल्डर होते हुए आप पहले ही निकाल देंगे पैसे, तो आप तो बच गए। पर आपके जैसे बहुत सारे लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, आप उनको तो नुकसान है। तो यही है इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज़ एथिकली रॉन्ग। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं हो पाया वहाँ पे। और किंगफिशर जैसे कंपनीज को देखिए, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गई है इस कंपनी के लिए। अब इन कंपनी को खरीदने के लिए भी कोई फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं कि इसीलिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एफडीआई और एफआईआई कैसे आती हैं? कंपनीज के रेटिंग्स के थ्रू। रेटिंग्स कैसी आएगी वो हमने देख के रखी है कि ट्रस्टवर्दीनेस, सोशल कॉन्डक्ट, एम्प्लॉयर्स एंड कंपनीज रिलेशंस, वो सब पे डिपेंड होती है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट और एथिकल एंगल में पढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन में स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, सेबी एक्ट एंड इंडियन कंपनीज एक्ट में बहुत कुछ बता दिया गया है कि इन मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू ये चलती रहती है। तो ये चलती रहती है इन द सेंस कि इनको कैसे रेगुलेट करें। रेगुलेशन कि देखिए, मैं कंपनीज एक्ट में देखिए ये कहती है कि 200 से 50 से 200 तक आपको शेयर होल्डर्स को परमिट करना चाहिए। शेयर होल्डर जितना ज़्यादा होते जाएंगे ना, उतनी अकाउंटेबिलिटी कंपनी की बनती जाएगी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी बना दिया है। विमेन एम्पावरमेंट मतलब विमेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम होना चाहिए, ये एक्ट के थ्रू बताया गया है। और फास्ट ट्रैक मर्जर्स और क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स जल्दी से जल्दी होना चाहिए और एपेलेट ट्रिब्यूनल पे अप्रोच करना चाहिए अगर कुछ वायलेशन ऑफ लॉस हुआ तो। एक कंपनीज अमेंडमेंट बिल भी है, उसके थ्रू यही बताते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। पर इसके अंदर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जीएस पेपर 2 का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ एथिकल एंगल पढ़ेंगे। तो आगे जाते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब जैसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, सेबी है वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कंपनी की लिस्टिंग करते हुए उसकी रेगुलेशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस को बताती है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट। स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट कुछ नहीं, शेयर्स को लिस्ट करते हुए स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये स्टैंडर्ड बताती है। इतने कंपनी, इतने शेयर होल्डर्स, इतने टर्नओवर, प्रॉफिट, वो सारा कुछ बेस्ड पे लिस्टिंग कर देती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। दूसरी बात ये है कि ICAI ये ऑटोनोमस बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। एक कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में ये सहायता देगी। और लास्ट बात ये है कि ICSI क्या है? इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी विच इज़ अ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मतलब ये सेक्रेटरी के थ्रू, मतलब आप जैसे चीफ सेक्रेटरी देते हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब एक जॉनर के लिए ये सेक्रेटरी जैसा, मतलब ये सारे कंपनीज का एक सेक्रेटरी जैसे काम करेगी और उनके थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनीज एक्ट में ये सारे की सारी कंपनीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये देखेगी। अब बहुत सारे कमिटीज़ आए हुए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखने के लिए। एक था राहुल बजाज कमेटी, ये इन्होंने 1998 में कुछ रिपोर्ट लेके आए हैं डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू, जो कुछ प्रोविजन बताते हैं। पर ये बहुत ही पुराना रिपोर्ट है, हमें उदय कोटक पैनल रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा मतलब है क्योंकि ये रीसेंट ओरिजिन है और बहुत सारा रीसेंट ओरिजिन मतलब रीसेंट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स इन्होंने सजेस्ट कर रखी है। एक कुमार मंगलम बिरला का भी रिपोर्ट है जो 2000 में आया। इन्होंने कहा था कि ऑडिट कमेटी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल में 4 मीटिंग्स तो बैठना ही पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर 10 से ज़्यादा कमिटीज़ में होना ही नहीं चाहिए। और मैनेजमेंट डिस्कशन रिपोर्ट, सारे कुछ आउटलुक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक्सटर्नल रिव्यू के लिए हर वक्त पे रेडी होना चाहिए। एक और है नरेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट जो एक्सेसिवली ऑडिटर और कंपनी का रिलेशनशिप के बारे में बताए थे कि ऑडिटर को कंपनी का लूप होल्स निकालने में और मदद करने में ऑडिटर की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर को उनके डिवोशन ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट के थ्रू लीगल लूप होल्स अगर कंपनी के अंदर होगा तो उसको बाहर निकाल के वो रिपोर्ट में बताना चाहिए। ये बताते हैं नरेश चंद्र कमेटी ने। एक और है नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट, इन्होंने ये कहा था कि एक मेंबर ऐसे होना चाहिए जो फाइनेंशियली नॉलेजेबल हो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स अच्छे से बताओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के बारे में प्रोसीड्स करो और बिजनेस रिस्क के बारे में एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज में बताए जाएं। और नॉमिनी डायरेक्टर्स और बाकी जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उनको बराबर पावर्स दे दें।
हैं। अब आते हैं उदय कोटक पैनल कमेटी के बारे में। उदय कोटक पैनल कमेटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उदय पैनल ने बहुत ही अच्छे से रिकमेंडेशन दे रखी है कि 6 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी आप कर रहे हो 6 डायरेक्टर्स की मिनिमम है, एक डायरेक्टर से काम मत चलाना। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बाहर के डायरेक्टर बुलाते हो ना, कि जो स्क्रूटनी करती है आपकी जो फंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर, डेली डाइवर्शन ऑफ फंड्स, वो विमेन होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दे रखी है, बट आपके काम की, हमारी काम की चीज़ सिर्फ 3 4 5 याद रखेंगे तो वो बहुत है। और ये कहते हैं कि कमिटी नंबर ऑफ मीटिंग्स 5 पर ईयर, एक साल में 5 मीटिंग्स तो होना ही चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट्स का परसेंटेज 50% कर दिया गया है। और ऑडिटर्स का भी क्लियर पावर सेबी को देना ही चाहिए, एक डिफरेंशिएटेड या फिर एक डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डिफाइनिंग देयर फंक्शंस इज इंपॉर्टेंट, सेबी को देना चाहिए, इस कमिटी के थ्रू बताया गया है। और बोर्ड हैव अ फाइनल से, मतलब जो कमिटी बैठती है, जो जिस कंपनीज में अपॉइंट करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टरीज, उनके हाथ में ही होगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी को बिठाने के लिए, ना कि मिनिस्ट्री के अंदर, कंपनीज मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ नहीं देखेगी इसके मामले में। और फिर ये वो भी कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 75 ईयर्स के एज के बाद काम नहीं करेंगे। स्किल ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू बी देयर, मतलब उनके एक राइट काइंड ऑफ स्किल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, ऐसे लोगों को आप अपॉइंट करिए। पर ये सब मैं बता रही हूँ ना आपको, तो ये सब कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी में, तो सिर्फ आपको उदय कोटक का 2-3 प्रोविजंस याद रखेंगे तो, जबकि एक कोई भी केस स्टडी आ गई या फिर कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसे बहुत लो चल रही है, तो आपको क्या लगता है, तब आप एग्जाम्पल के रिकमेंडेशन के थ्रू आप कोड कर सकते हैं, जैसे कि उदय कोटक पैनल कमेटी ने कहा ये कीजिए, तो वो कोड कर सकते हैं। तो फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंक्लूजन क्यों इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज़ के लिए, कि ऐसी कौन सी एथिकल वैल्यूज़ हैं, एक कंसाइज फॉर्म में एक स्लाइड में रख दिया गया है कि जेंडर इक्विटी बढ़ाना चाहिए, रेम्यूनरेशन ऐसे इक्वल रखो, विमेन और मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विमेन है, तो आजकल क्या कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होती है, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इंसान की वाइफ या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको लगा देते हैं, ताकि जॉब पे लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंदर की बातें बाहर नहीं जाना चाहिए, और कुछ भी हो दे विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अब अगर आप जान पहचान वालों को उनके पोस्ट में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोस्ट में डालोगे तो, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजरल कॉम्पिटेंसेस को इंटीग्रिटी होनी चाहिए इस चीज़ों में, ब्रांड इमेज को बढ़ाओ ताकि ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट इन मैनेजमेंट रिजॉल्व करते रहना, शेयर होल्डर्स का रेस्पेक्ट करते रहो, एक्टिविज्म ज़्यादा बढ़ाओ, और विजिल ब्लो करो जब भी आपको लगे कि कहीं पे भी करप्शन हो रही है, लॉबिंग हो रही है या फिर कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स या फिर शेयर होल्डर्स और ऑडिट कमिटीज़, बहुत सारे कमिटीज़ जो अपॉइंट होती हैं उनको ब्लो करना चाहिए, ये ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ द कंक्लूजन फॉर दिस। तो आप ये भी देख सकते हैं एक और ये लाइन भी, कि भगवद गीता ने यही कहा था कि मैनेजरियल एथिक्स के बारे में, कि धर्म को मेंटेन करना सोशल ऑर्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और धर्म इज नथिंग बट राइचियसनेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। सो इस लाइन के थ्रू आप एंड कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा GS2 पेपर के थ्रू इंपॉर्टेंस है, एटलीस्ट इस सीरीज़ के थ्रू एटलीस्ट वो उस टॉपिक का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उस सेंस में आप लिखिएगा इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी का रोल क्या है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, और कैसे चैलेंजेस फेस करती है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गुड गवर्नेंस को बढ़ाने में। और फिर आते हैं कॉर्पोरेट मोरालिटी और एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एथिकल पॉइंट में मैंने पूछा गया है, क्योंकि इस पोर्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कॉर्पोरेट मोरालिटी और एथिक्स क्वेश्चन एक्सप्लॉइट करना नहीं ये लूप होल्स को, बल्कि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना भी होता है। तो इसके दौरान आप लिखिएगा कुछ आंसर, हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखी है, सारे स्लाइड्स देख लीजिएगा, PDF पढ़िएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको आंसर लिखने के लिए। तो दिस इज़ इट, दिस सेशन एंड्स हियर।
this session ends here on corporate governance. So please like, sharing, subscribing the channel, and keep studying hard. And lecture series is almost about to get completed with property and governance. So I hope you're liking the series, and please do give feedback and ask which all topics you want me to cover for you. Thank you.